हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुप्रेप यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सके। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का। एंड आपको फ्रीक्वेंटली वो जो एक रूल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको एसएससी के एग्जाम में, क्लैट के एग्जाम में, आईपीएम के एग्जाम में और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इजीली देखने को मिलता है। हमारा आज का डिस्कशन है रूल ऑफ इन्वर्जन पर। स्टूडेंट, पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्वर्जन होता क्या है, इन्वर्जन अप्लाई कहां पे होता है। बेसिकली जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो, हम जब कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे यूज करते हैं। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो यूजुअली इस तरीके का होता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जनरली हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखते हैं, पर कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हम इस चैप्टर में, इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर ये फॉर्म चेंज हो जाता है, यानी कि बेसिकली जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है वो कई बार ऐसा हो सकता है कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट ले। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि वर्ब और सब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इन्वर्ट हो गए। और इसी फॉर्मेट को, ये जो कॉम्पोजिशन आएगा, इसी कॉम्पोजिशन के लिए हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। ओके, यानी कि जब वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि वो इन्वर्जन फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली इन्वर्जन जो है वो एडवर्ब्स में अप्लाई होता है। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स में आएगा जहां पर आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। कुछ एडवर्बियल फ्रेज हैं, वहां पर हम रूल ऑफ इन्वर्जन यूज करते हैं। और कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, हम वहां पर भी इन्वर्जन को यूज करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है जो इन्वर्जन फॉलो करते हैं। तो पहले, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन्वर्जन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज के डिस्कशन की तरफ चलते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करते हैं। तो कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको एक एक करके उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं हम, जिस पॉइंट में इन्वर्जन का यूज किया जाता है। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, द फर्स्ट पॉइंट इज इन क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, इन क्वेश्चन फॉर्म्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं या क्वेश्चंस करते हैं तो हम वहां पर इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। वहां क्या यूज होता है सेंटेंस में, इन्वर्जन। कैसे होगा वो आप एग्जाम्पल से देखिए। मैं एक नॉर्मल स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ, पहले एक नॉर्मल सेंटेंस ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने आपसे ऐसा कहा, ही इज लिविंग, वो जा रहा है। ठीक है, यहां पर आप कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, यहां पर क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं इसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखूं तो क्या आएगा, आप पहले क्या लिखते हो, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम। ठीक है, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, या जिसे आप ऑक्सिलरी कहते हैं हम उसे यूज करेंगे। और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट यूज होगा और बाद में आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब यही स्ट्रक्चर था जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब इन्वर्जन होता है तो पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट आता है। तो अगर मैं इस सेंटेंस का इन्वर्जन बनाऊं तो क्या आएगा, आप पहले लिखोगे इज, फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट ही, और फिर क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, इज ही लीविंग, क्या वो जा रहा है। तो जब भी आप सेंटेंस में क्वेश्चनिंग करते हैं तो हम वहां पर इन्वर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपने कहा है, अगर मैं क्वेश्चनिंग फॉर्म के पहले अगर एक नॉर्मल स्टेटमेंट दूं और मैं आपसे ऐसा कहूं, यू आर टायर्ड, एक नॉर्मल स्टेटमेंट हुआ। लेकिन अगर इसी को क्वेश्चनिंग फॉर्मेट में लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, आर यू टायर्ड। तो आर आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया। तो जनरली हम क्वेश्चन फॉर्म्स में, सेंटेंसेस में इन्वर्जन को अप्लाई करते हैं। क्लियर, चलिए मूव करते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। एग्जाम एसएससी का हो, क्लैट का हो, आईपीएम हो, बैंक हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम ये रूल एग्जाम में दिया जाता है। ओके, तो हमारा रूल जो कॉन्सेप्ट है सेकंड वो है ये कि अगर आप किसी नेगेटिव एडवर्ब को यूज करते हैं,
या कोई एडवर्ब फ्रेज यूज करते हैं सेंटेंस के बिगनिंग में, यानी जब आप सेंटेंस को स्टार्ट ही किसी नेगेटिव एडवर्ब से या किसी एडवर्ब फ्रेज के साथ करेंगे तो हम वहां पर भी इन्वर्जन को यूज करते हैं। अभी नेगेटिव एडवर्ब का मतलब, जैसे आपने कुछ एडवर्ब सुने हुए हैं, हम वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आपने सुना है हार्डली, ओके, आप कहते हो स्कैर्सली, आपने सुना होगा नो सूनर, ठीक है, आपने सुना होगा लिटिल, ठीक है। ये एडजेक्टिव जरूर आपको पता है कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज के फॉर्म में भी यूज होता है, जब किसी दूसरे एडवर्ब के साथ आ जाएगा तो ये फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। आपने सुना है नॉट ओनली, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी फ्रेजेस हैं जो नेगेटिव होते हैं और वो अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं, यानी सब्जेक्ट के पहले अगर आप नेगेटिव एडवर्ब यूज कर रहे हैं या कोई एडवर्ब फ्रेज यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस में डेफिनेटली इन्वर्जन आएगा, ठीक है। समझ लेते हैं इसको कि कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे एक एग्जाम्पल लेती हूं, मैंने आपसे ऐसा कहा, आई हैव सेल्डम सीन सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर, ओके। सो यहां केस में आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव सब्जेक्ट हियर, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है, देन यू हैव अ नेगेटिव एडवर्ब, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि अगर आप सेंटेंस ऐसा लिखते हैं जहां पे सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को पहले रखते हैं और फिर उसके बाद आपका नेगेटिव वर्ब आ रहा है तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस किसी एडवर्ब से, नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यही सेंटेंस आपको ऐसा दिया गया होता है, सेल्डम आई हैव सीन सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर, ठीक है, मैंने कभी ही ऐसा ब्यूटीफुल पिक्चर देखा है, दिस वन इज नेगेटिव। अब आपको ध्यान में रखना है दिस वन इज 100% राइट, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर आपका एडवर्ब आ रहा है, तो जब आपको स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे तो दिस वन इज 100% राइट। लेकिन जो नीचे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है उसमें आप देख रहे हो कि पहले आपको नेगेटिव एडवर्ब दिया है, फिर सब्जेक्ट दिया है और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आपका मेन वर्ब है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, अगर सब्जेक्ट के पहले कोई नेगेटिव एडवर्ब आता है तो सेंटेंस का जो वर्ब होता है वो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारा रॉन्ग है। इसे करेक्ट कैसे करेंगे आप, सेल्डम, देन वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको यहां बताया, हैव, देन वी नीड अ सब्जेक्ट और फिर आपका आएगा अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब का फॉर्म आता है। हैव लिखा हुआ है, ठीक है, हमें पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन हुआ तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, हैव आई सीन, ठीक है, सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। एम आई क्लियर? जैसा भी आपको सेंटेंस दिया जाए उस तरीके से आप चेंजेस करेंगे। सपोज यहाँ पे आपको हैड दिया गया होता तो भी सीन आता, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे आपको डिड दिया गया होता, ठीक है, सपोज मैंने ऐसा कहा होता सेल्डम डिड आई, तो डिड ऑलरेडी आपको क्या शो करता है, पास्ट, तब आप यहाँ पे सीन का यूज नहीं कर सकते, तब हम क्या रखते हैं यहाँ पे V1 फॉर्म। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग आपको जब एग्जाम में बताते हैं तो कहते हैं V1 लिखना है, पर V1 तब आएगा जब आपको पास्ट का ऑक्सिलरी दिया गया हो। डिड दिया गया है तो आप ऑब्वियसली वहां पे V1 करेंगे, ठीक है। फ्यूचर का ऑक्सिलरी दिया गया तो भी हम V1 करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे ऐसा कहा, नेवर आई विल सी हर अगेन, अब मैं उसे कभी और नहीं देख पाऊंगा। इस केस में ये आपका नेगेटिव एडवर्ब पहले आया फिर सब्जेक्ट आया, इसका मतलब वापस से सेंटेंस को क्या चाहिए, इन्वर्जन। इस केस में इन्वर्जन कैसे बनेगा, नेवर तो ऐसे ही लिखेंगे लेकिन पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया विल, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट, और फिर हमें चाहिए होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि ऑलरेडी क्या है, सी, और फिर बाकी आपका सेंटेंस एज यूजुअल। क्लियर हो गया? तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये आपका करेक्ट है। या फिर इसी को सेंटेंस को सही करना होता तो हम क्या लिख सकते थे, आई विल नेवर सी हर अगेन। अगर सब्जेक्ट पहले है और उसके बाद में नेगेटिव एडवर्ब आ रहा है तब आपको चेंजेस नहीं करने हैं,
लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले नेगेटिव एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज प्रेजेंट है तो सेंटेंस में डेफिनेटली इन्वर्जन फॉलो होगा। क्लियर? एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप क्लैट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या बैंक एस्पिरेंट्स है, ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट इस रूल को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको जो पॉइंट मैंने अभी बताई है वो आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए इसको इरेज कर देते हैं ताकि हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ चल सके। क्लियर? सो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है, वी कैन यूज इन्वर्जन आफ्टर सो प्लस एडजेक्टिव एंड दैट। ये बहुत कम लोग आपको एग्जाम के लिए बताते हैं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपको कंसिडर करना होता है। तो स्ट्रक्चर याद रखिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो दे दिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, सो स्ट्रेंज was the situation that I could not sleep। ठीक है, अब आप देखिए हमने स्ट्रक्चर क्या लिखा है, सो देन वी नीड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दिया आपको स्ट्रेंज, और फिर आपको क्या मिल रहा है, दैट। ये डॉट डॉट क्या स्टेटमेंट का फ्रेज दे रहा है। ठीक है, अब आपको जब भी ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम इन्वर्जन रखते हैं। ये आपका इन्वर्जन हो गया, वॉज दी सिचुएशन। तो अब आप देख रहे हो कि जब हम सो वर्ड को प्लस एडजेक्टिव फ्रेम में कभी भी यूज करेंगे तो आपको इन्वर्जन वहां सेंटेंस में फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी ऐसे, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स इसको चेंज करके लिख देंगे, उनको लगता है कि सेंटेंस को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। इट वॉज सो स्ट्रेंज, इट वॉज द स्ट्रेंज सिचुएशन दैट आई कुड नॉट स्लीप। आपको चेंजेस खुद से नहीं करना है, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसी को कंसिडर करना है, उसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। आप वहां पे अलग से कुछ, क्योंकि एक सेंटेंस को करेक्ट करने के कई तरीके हैं, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि जो उसने आपको स्टेटमेंट दिया है आप उसमें ही एरर आइडेंटिफाई करो। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है आपको। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। लेट्स से so interesting was the news that I jumped with joy। ठीक है, क्या है, न्यूज इतना इंटरेस्टिंग था कि आप खुशी से कूद पड़े। मतलब यहां पर भी आप देखिए सेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सो इंटरेस्टिंग वाज द न्यूज। स्ट्रक्चर में फिर से इन्वर्जन आ गया, न्यूज इज द नाउन, ये आपका सब्जेक्ट था, और यहाँ वर्ब आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब इन्वर्ट हो गए। तो जब भी ऐसे केसेस आएंगे आपके पास, वहां आपको इन्वर्जन को चेक करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल कॉन्सेप्ट की तरफ। उससे पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ ताकि हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। एंड द फोर्थ इज कंडीशनल सेंटेंसेस। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रूल। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स जनरली सेंटेंसेस में कंडीशन देने के लिए हम यूज करते हैं, दे यूजुअली एक्सप्रेस कंडीशंस। ठीक है, और जब आप कंडीशंस अप्लाई करते हैं या सेंटेंस में देते हैं तो वहां भी इन्वर्जन फॉलो किया जाता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा या ऑक्सिलरी होगी वो हम पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका जो मेन वर्ब होगा वो आएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा, हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। क्या मतलब है, ये कंडीशनल है। अगर मुझे पता होता तो मैंने उसकी मदद की होती। पता होता ये कंडीशन है। तो जब भी आपको ऐसे कंडीशंस मिलते हैं तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, आई हैड नोन ऐसा नहीं कर सकते। क्या आएगा आपका सेंटेंस, हैड आई नोन, फिर आप कॉमा यूज करते हैं, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। क्लियर? या फिर एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए, हैड ही अंडरस्टूड
the problem he would not have committed the committed those mistakes. ठीक है, क्या मतलब हुआ? अगर उसे प्रॉब्लम का पता होता, कंडीशन होता, तो उसने उन गलतियों को कमिट नहीं किया होता. ठीक है, तो जब भी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो भी हम वहां पर इन्वर्जन यूज करते हैं. बट इन चारों कॉन्सेप्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है रूल कॉन्सेप्ट नंबर 2 या रूल नंबर 2. दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल आप कंसीडर करेंगे वो है आपका सो प्लस एडजेक्टिव और दैट का कॉन्सेप्ट. ये दोनों ही, खैर क्वेश्चन फॉर्म वाला जो है वो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है बिकॉज ये सबको पता होता है तो आप इजिली यूज कर सकते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस में टेंस से रिलेटेड एरर्स में जब आते हैं तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो वो जब हम टेंस करेंगे तो मैं आपको वहां पे उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी. फिलहाल जो ये 3 कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है. और जो रूल नंबर 2 यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लीजिए, आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं. बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो रूल है वो बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है. फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए रखे हैं जो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा जो अभी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, नेवर वी विटनेस्ड सच अ क्रूअल बिहेवियर बाय वन चाइल्ड टू अनदर. अब ये एग्जाम्पल उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो अभी हमने डिस्कस किया था. क्या दिया हुआ है आपको? नेवर वी विटनेस्ड सच अ क्रूअल. अब आपको क्या नोट करना है, ऐसे अगर आइडेंटिफाई करना होता है एरर तो हम क्या देखते हैं, ये आपका नेगेटिव एडवर्ब आया, उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया, और ये आया आपका वर्ब. ऐसे केसेस में इन्वर्जन जाना चाहिए क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट के पहले क्या दिया हुआ है, ये एडवर्ब. तो इन्वर्जन आता तो कैसे लिखा जाता है, नेवर, क्या करोगे, विटनेस्ड आपको पास्ट शो कर रहा है तो क्या आ जाएगा, नेवर डिड. ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट. उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आ जाएगा, विटनेस्ड. नेवर डिड वी विटनेस्ड सच अ क्रूअल बिहेवियर बाय वन चाइल्ड टू अनदर. क्लियर हो गया? ये जो स्ट्रक्चर आपने किया इन्वर्ट, यही होता है इन्वर्जन. क्लियर? ये डिपेंड करता है, जैसे डिड के साथ तो आपको यहां पे पता ही है, यहाँ पे पास्ट का था इसलिए हमने डिड किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये सेंटेंस प्रेजेंट का दिया होता और यहाँ पे ईडी नहीं होता, लेट्स से विटनेस दिया होता, तो हम कैसे इसको चेंज करते, तब यहाँ पे आप लिखते नेवर. अगर यहाँ पे वी होता तो आप डू करते. अगर एक सिंगल पर्सन की बात की गई होती तो आप क्या करते, लेट्स से वी की जगह पे ही दिया होता आपको यहाँ पर, तो हम क्या लिख लेते, नेवर डज ही विटनेस. अगर सिंगुलर की बात की गई होती तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करते, लेकिन फिलहाल आपको पास्ट का दिया था इसीलिए हमें क्या रखना था, डिड. उस ठीक है, अगर यहाँ डिड लिख लिया है तो फिर यहाँ पे आपको ऑब्वियसली क्या यूज करना है, इसका बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? ये ऊपर आपको क्लियर हो गया. जस्ट आपको क्या लिखना है, नेवर डिड वी विटनेस सच अ क्रूअल बिहेवियर बाय वन चाइल्ड टू अनदर. क्लियर? दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते. सेल्डम वन हियर्स अ पॉलिटिशियन से सॉरी. ओके, फिर से क्या है आपको, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और ये सेल्डम आपका एडवर्ब आ गया. क्या चेंजेस करेंगे, कैसे चेंजेस करेंगे, हियर्स आपको कौन सा टेंस दे रहा है, प्रेजेंट टेंस. क्या आ जाएगा सेंटेंस, हम कैसे लिखेंगे, सेल्डम. सिंगुलर वन के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, क्या लिखेंगे आप, डज. ठीक है, जैसा ऊपर मैंने आपको समझाया था. फिर वन, और फिर हमें वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि हियर अ पॉलिटिशियन से सॉरी. ये हो गया आपका स्टेटमेंट करेक्ट. सेल्डम डज वन हियर अ पॉलिटिशियन से सॉरी. क्लियर? कुछ नहीं करना है, आपको वर्ब का जो बेस दिया हुआ है वो देखना है और इन्वर्जन चेक करना है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ. हार्डली आई हैड गॉट इनटू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग. ओके, तो अब आपको फिर से इन्वर्जन यहाँ पे देखना है. हार्डली तो यूं ही रहेगा,
फिर हमें क्या करना है, इन्वर्जन के लिए हैड को पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट होता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यहाँ यूज करना है, जो क्या हो जाएगा वापस से गॉट। बाकी सेंटेंसेस आप इसी तरीके से उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये व्हेन का कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। हार्डली अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो अगर कोई कंजंक्शन यूज होगा तो वो ऑलवेज क्या करते हैं हम, व्हेन। स्केर्सली अगर वर्ड दिया हुआ है तो उसके साथ भी आप क्या यूज करते हैं, ऑलवेज व्हेन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे दूसरे डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आया था इसलिए मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिए ताकि जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो आप कैसे यूज करेंगे वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसी के बारे में बताया है। नेगेटिव एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेज दैट वी ऑफन यूज विद इन्वर्जन। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हैं जिनका यूज हम इन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, इन्वर्जन इन फ्रेजेस में, वो दिया हुआ है। जैसे पहला आपको दिया है हार्डली, ये वही सेंटेंस है जो अभी मैंने पीछे दिया था आपको। हार्डली हैड आई गॉट इनटू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग, राइट, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस करेक्ट है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया। नेवर, नेवर, फिर आपका क्या आ गया, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, वर्ब का फॉर्म हैड है तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आना मस्ट है। सेल्डम, वी लिखा था इसलिए आपने, और आप यहाँ पे देख रहे हो सी दिया हुआ, इसका मतलब ये स्टेटमेंट प्रेजेंट का था। डू वी सी, इन्वर्जन आ गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट। रेयरली, विल यू, फिर से यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का मेन फॉर्म। ओनली देन, ये एडवर्ब फ्रेज है। ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा जब आप डिड मेंशन करोगे। नॉट ओनली, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमने डज लिखा है, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, लव। नो सूनर हैड वी अराइव, फिर से इन्वर्जन यहाँ पे जा रहा है, वी सब बाद में आ रहा है और पहले ऑक्सिलरी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था हार्डली और स्कैर्सली के साथ व्हेन का यूज होता है, ठीक उसी तरीके से नो सूनर के साथ अगर कोई कंजंक्शन यूज होता है देन इट शुड बी ऑलवेज देन, ठीक है। स्कैर्सली के साथ भी हम हमेशा क्या यूज करते हैं, व्हेन। यहां पर भी आप देख रहे हो इन्वर्जन आ गया। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो इन्वर्जन का है वो समझ में आया होगा। कुछ लोग इसे रूल ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, कुछ बुक्स में आपको शायद ये लॉ ऑफ इन्वर्जन मिलेगा, बट कुछ भी नाम से दिया गया हो, जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो मैंने आपको बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। अगर किसी चीज में, किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो या डाउट आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।